सारे एनएम सिस्टर को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बीटीएससी के द्वारा जो डिफाइंड टॉपिक है उसमें नया टॉपिक हम लोग अगला टॉपिक देखने जा रहे हैं और इस टॉपिक से भी आपका अच्छा खासा वेटेज रहते हैं। तो और इससे पहले हम लोग बहुत सारे लेक्चर देख चुके हैं। तो इससे पहले हम लोग 13 लेक्चर देख चुके हैं। तो आज हम लोग नया टॉपिक देखने जा रहे हैं और इससे आपको इजी ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जिन कैंडिडेटों के पास पीडीएफ है, जिन भी सारे कैंडिडेटों के पास, उन सारे कैंडिडेटों को बहुत बेनिफिट होने वाले हैं कि आप लोग इसमें एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद पीडीएफ रीड करिए। आपको निश्चित रूप से क्वेश्चन आने लगेंगे और आप एग्ज़ाम में निश्चित रूप से करके आइएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 100 मिलीलीटर माँ के दूध से कितना कैलोरी मिलता है। जो 100 मिलीलीटर माँ का दूध होता है उससे कितना कैलोरी बच्चों को मिलते हैं। तो उसका हम यदि बात करें तो उसमें कितना होते हैं, 66 कैलोरी मिलता है। ये आप सबको भी पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एस्कैरिएसिस जो होते हैं, मतलब क्या होता है, टेप वॉर्म या राउंड वॉर्म या हुक वॉर्म या पिन वॉर्म। तो एस्कैरिएसिस जो होते हैं वो क्या होते हैं, राउंड वॉर्म होते हैं। क्या होते हैं, राउंड वॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। वही नया अगला जो क्वेश्चन है वो खुराक से रिगार्डिंग है। ये कह रहे हैं कि बीसीजी टीके की खुराक है, मतलब है कितना खुराक होती है, 0.1 मिलीलीटर या 1 मिलीलीटर या 0.5 मिलीलीटर या 2 मिलीलीटर। तो बीसीजी टीके की खुराक की हम यदि बात करें तो वो कितना होता है, 0.5 मिलीलीटर। कितने होते हैं, तो 0.5 मिलीलीटर होते हैं बीसीजी टीके का खुराक। वही अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोरो जो रिफल्क्स होते हैं वो समाप्त होता है, मतलब कब समाप्त होता है, कितने दिनों में जो मोरो रिफ्लैक्स होते हैं वो समाप्त होती है। 3 से 4 महीने या 5 से 6 महीने या यदि देखा जाए तो 8 से 9 महीने या 1 साल। तो ये जो मोरो रिफ्लैक्स होते हैं वो लगभग 3 से 4 महीने बाद समाप्त हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि ओरल थ्रस का कारण है, मतलब ओरल जो थ्रस होती है वो किस कारण से होती है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। जीवाणु से, या अगला देखें तो अगला कह रहा है कि रेक्टिसिया से या फफूंदी से या विषाणु से। तो ओरल थ्रस की हम बात करें तो इसका जो मुख्य कारण है वो है फफूंद। क्या है, फफूंद जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसका ओरल थ्रस का मुख्य कारण होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होता है, मतलब कि बच्चों में प्रोटीन के कमी से अमूमन कौन से रोग देखे जाते हैं। स्कर्वी, रतौंधी या क्वाशियोर्कर या मलेरिया। तो मलेरिया तो ये तो आपको पता है कि ये मच्छर काटने से या बुखार से होते हैं। रतौंधी भी नहीं होती है इन कारण से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। स्कर्वी भी नहीं होते हैं तो क्या हो जाएगा, जो बच्चों में जो प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग होता है वो क्या होता है, क्वाशियोकर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि और जो भी आपका क्वेश्चन रहते हैं वो सारे आपके जो वर्क होंगे उसी से रिलेटेड होते हैं और बीटीएससी ने आपका जो सिलेबस है उसी अनुसार भी डिफाइन किया है, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम के बाद भी आप यदि जॉब पे जाए तो आपका जो वर्क होंगे उसी के रिगार्डिंग हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि माँ के दूध में पाए जाने वाला इम्यूनो जो ग्लोबिन होता है, इम्यूनोग्लोबिन, वो क्या होती है, मतलब IgC या IgM या IgE या IgA होती है। तो इसकी हम यदि बात करें तो माँ के दूध से में जो पाए जाने वाला जो इम्यूनोग्लोबिन होती है वो क्या होती है, तो IgA होती है। क्या होती है, IgA। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है। कह रहा है कि किसके बचाव के लिए बीसीजी का टीका दिए जाते हैं। तो इसका हम यदि बात करें तो अक्षय रोग के बचाव के लिए क्या होता है,
इसका टीका दिए जाते हैं BCG का। ना तो चिकन पॉक्स में, ना खराश में, ना डिप्थीरियस, तो किस में दिया जाता है? अक्षय रोग में DCG टीका दिया जाता है, उससे बचाव के लिए DCG का टीका दिए जाते हैं। वही अगला क्वेश्चन है कि 12 से 15 महीने का बच्चा सीखता है, मतलब क्या सीखता है? सीधे चलना या सीढ़ी पर चढ़ना, चम्मच का प्रयोग करना या आसान शब्द बोलना। जो 12 से 15 महीने के जो बच्चे होते हैं वो क्या सीखते हैं? जो सीधे चलना सीखने लगते हैं कितने? 1 साल के बाद, मतलब 12 से 15 महीने के बीच में वो क्या होते हैं कि सीधे चलना सीखने लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रोग होने के बाद शरीर में एंटीबॉडी बनने क्रिया को प्रतिरक्षा का बनाना कहते हैं। मतलब जो कोई रोग हो जाते हैं तो उसमें शरीर में जो एंटीबॉडी बनते हैं उसकी प्रतिरक्षा बनना कहते हैं। मतलब उसकी जो प्रतिरक्षा की जो बनना होती है उसको क्या कहा जाता है? जैसे कि अभी हाल ही में 1 से 2 वर्ष पहले आपने देखे थे, ये कोरोना वायरस एक नया वायरस थे जो कि मानव के शरीर में अभी उसका जो एंटीबॉडी थे वो विकसित नहीं था उनसे लड़ने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी उसमें देखे गए थे कि बहुत सारे ऐसे जो पेशेंट थे वो खुद ही ठीक हो गए, क्योंकि उनका एंटीबॉडी के कारण उससे जो वायरस थे उससे लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी, इसलिए वो जल्दी ठीक हो जाते थे। तो वही कह रहा है कि जब कोई रोग होने के बाद शरीर में जो एंटीबॉडी बनने की क्रिया को प्रतिरक्षा बनने को क्या कहा जाता है? निष्क्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा, या वही देखें अगला कार्य है कि सक्रिय कृत्रिम प्रतिरक्षा और नेक्स्ट है सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। तो इसका हम यदि बात करें तो क्या होता है? सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा। एंटीबॉडी मतलब प्राकृतिक ही होती है और उसके बाद मतलब जो अपने आप जो बनती है वो क्या होती है? प्रतिरक्षा के लिए सक्रिय प्राकृतिक प्रतिरक्षा कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में दाने निकलने तथा कोपलिक धब्बे, जो शरीर में दाने जैसे निकलते हैं या कोपलिक धब्बे का मुंह में होना, जैसे कि मुंह में जो आ जाते हैं कि दाने जैसे या कोपलिक धब्बे जैसे, इस रोग की विशेषता क्या होती है? मतलब क्या कहा जाता है इसको? मम्प्स या चेचक या रूबेला या रूबेला। तो इसका हम यदि बात करें तो इसको क्या कहा जाता है? रूबेला। क्या कहा जाता है? रूबेला कहा जाता है। आप लोग देखते होंगे कि अमूमन मुंह में क्या निकल जाते हैं? दाने जैसे, जिससे कि खाने में भी दिक्कत है, दाने जैसे निकलते हैं या कोपलिक जैसे धब्बे निकल जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? रूबेला। अगला है कि चिकन पॉक्स का वायरस से यह रोग भी हो सकता है। मतलब जब चिकन पॉक्स होते हैं तो उस वायरस से और कौन से रोग होने की चांसेस रहती है या खतरा बने रहती हैं? तो जैसे कि इसमें दिया है कि जर्मन जिमल्स या हर्पीज जोस्टर या संक्रमित हेपेटाइटिस या इनमें से कोई नहीं। तो चिकन पॉक्स वायरस से जो होने की और जो रोग होने की खतरा है तो वो क्या रहती है कि हर्पीज जोस्टर। क्या रहती है? हर्पीज जोस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मम्पस के द्वारा किशोर लड़कों में होने वाला जटिलता होता है। मम्पस के कारण जो किशोर लड़के होती है उसमें मतलब कि कौन सी जटिलता होने की खतरा होती है या होती है? तो इसमें दिया किया गया है नपुंसकता या हाइपोथायरॉयडिज्म या कोकोसिया। तो ये हेम्पस के द्वारा जो किशोर लड़कों में होने वाली जटिलता होती है वो क्या होती है? नपुंसकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि ओरल पोलियो का दूसरा नाम है। कि ओरल पोलियो को और किस नाम से जाना जाता है, ये आप सबको जानना भी ज़रूरी है। तो इसका हम यदि बात करें तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि BCG या टाइप TAB या एसाइविन या साल्क। तो इसको क्या कहा जाता है? साइविन कहा जाता है। ओरल पोलियो का जो दूसरा नाम है या दूसरे तरीके से उसको जो बुलाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? साइविन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइविन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
तो इस तरीके से आप इस टॉपिक में देख रहे होंगे कि आपको अमूमन जो हल्के उच्चारण वाले हल्के सवाल जो आपके दिमाग में आसानी से फिट हो जाते हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इससे उतना सवाल भी आते हैं और जितना बड़ा टॉपिक रहेगा उससे उतना सवाल आएगा। तो ये मत घबराइएगा कि किसी टॉपिक में लंबा चलेगा तो इस टॉपिक में इतना पढ़ाया जा रहा है। जिस टॉपिक में जितना मतलब कि वेटेज रहता है उस अनुसार आपको सारा कुछ बताया जाएगा, उस अनुसार आपका क्लासेस चलेंगे। और धीरे धीरे आपका क्लासेस 2 टाइम चल रही है, जैसे कि सुबह में भी और शाम में भी। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है ताकि जल्द कवर हो सके, क्योंकि आप सबके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। दिसंबर में बोला गया है एग्ज़ाम लेंगे, तो 1 से 1.5 महीने जो मेहनत करेगा उनको जॉब मिल जाएगा। तो आप यदि बीटीएससी में परमानेंट नौकरी चाहते हैं तो आपको मेहनत करने होंगे, क्योंकि आपके मेहनत से ही आपको जॉब मिलेंगे, आपको नौकरी मिलेंगे। क्योंकि अब एग्ज़ाम कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ सकते हैं कि मतलब कि हमको मार्क्स आधार पर आएगा तो हो जाएगा। अब एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम उन्हीं को निकलेगा जिनका तैयारी रहेगा। तो तैयारी आपको करने होंगे और बहुत ज़्यादा आपको तैयारी भी नहीं, आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद यदि हम बात करें तो आपको पूरे मोटिवेट रहना है कि आपका एग्ज़ाम निकलेगा। आपको अच्छे से पढ़िएगा तो आपको निश्चित रूप से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग सिर्फ अच्छे से देखिए, वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद आप पीडीएफ पढ़िए और एग्ज़ाम तक जितना हो सके उतना हम आपको सारा कुछ प्रोवाइड करने के या सारा आपके साथ प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतना अच्छा तैयारी आपको करवा दे जब तक आपका एग्ज़ाम हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं देंगे आपको, ताकि आपको बोरिंग लगने लगे। कि आपको जितना हो सकता है धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। और वैसे 2 लेक्चर चलेंगे तो आपका जो वीडियो का टाइमिंग है वो शॉर्ट भी हो जाएगा और आपका सवाल भी ज़्यादा हो जाएंगे। तो कह रहा है कि इनमें से ट्रिपल जो एंटीजन है, मतलब कि ट्रिपल एंटीजन कौन है इनमें से? डीपीटी या ओपीवी या टैब या बीसीए। तो ट्रिपल जो एंटीजन की हम यदि बात करें तो वो क्या होता है? तो डीपीटी क्या होता है? डीपीटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएंगे इसका आंसर। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं कि डिप्थीरिया के कारक सूक्ष्म जीव है। मतलब जो डिप्थीरिया के कारक सूक्ष्म जीव कौन है? मतलब कि एस्ट्रोप्टोफोकस या अगला हम यदि बात करें या माइक्रोबैक्टीरियम होते हैं या कोरिन बैक्टीरियम। तो इसका तो करेक्ट आंसर यही हो जाएंगे, कोरिन बैक्टीरियम ही डिप्थीरिया के कारक सूक्ष्म जीव है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बच्चे का जन्म वजन उस आयु में पहुंचकर दो गुना हो जाता है। मतलब किस आयु में पहुंचने पर बच्चे का जो जन्म के बाद जो वजन होती है वो उनसे 2 गुना हो जाती है? 3 महीना बाद या 6 महीना बाद या 8 महीने बाद या 10 महीने बाद। तो इसका वजन लगभग 6 महीने बाद कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अगला कह रहा है कि बच्चे के दांत निकलने की आयु है, मतलब बच्चे की दांत किस आयु में निकलती है? 4 महीने में, 6 महीने में। इससे आपको हल्के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप बहुत सारा क्वेश्चन आपको आते ही रहेंगे। कह रहा है कि 6 महीने में, 4 महीने में, 8 महीने में या 10 महीने में। तो 6 महीने बाद बच्चों का जो दांत है वो निकलना शुरू हो जाता है। और आप सबको पता है कि दांत में कैल्शियम युक्त होते हैं और उसके कारण कैल्शियम की कमी के कारण उसकी दांत की जो क्षय होती है वो कमी होने लगती है। और हड्डी में भी बात करें तो उसमें भी कैल्शियम की मात्रा होती है। उसकी रिगार्डिंग में हमने आपको सारा कुछ बताए थे। हड्डी को लेकर कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, शरीर में कितनी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, जैसे कि जांघ के फीमर हड्डियाँ हमने आपको बताए थे। उसके बाद हमने छोटी हड्डी, यदि शरीर की सबसे छोटी हड्डी बात करें तो कान में जो 3 हड्डियाँ होती है उनमें से एक स्टेपी नाम की जो एक हड्डी होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताए थे। जहाँ पे जिस टाइप से क्वेश्चन अराइज होने की चांसेज रहेंगे वो हम आपको बताते जाएंगे, ताकि आपको कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन आए
तो आपको छूटने का चांसेस ना रहे, या आउट ऑफ सिलेबस हो या सिलेबस से हो, आपको कोई छूटने का चांसेस ना हो। आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं ही आते हैं। जैसे कि कोई भी चीज़ रहेगा तो वो मतलब इस स्वास्थ्य से ज़्यादा रिलेटेड है, तो उसी से रिगार्डिंग आपका पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो क्लासेज है वो इसमें हम लोग यहीं तक देखते हैं। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट क्लासेज है वो शाम में देखेंगे। जैसे कि आपका अभी दो क्लासेज चल रही है, 2 क्लासेज चलेंगे, और जैसे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन भी कवर हो चुके और आपको ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो होने पर आप लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, आपको जॉब लेना है तो थोड़ा सा समय देने होंगे, पढ़ने होंगे। और जो अभी तक पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं वो निश्चित रूप से जो पहले का प्रीवियस लेक्चर है वो ज़रूर से ज़रूर देखे थे।